नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ यूजफुल वेक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एसिटोबैक्टर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस या फिर इकोलाई। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस वेक्टर होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। दूसरे भी होते हैं जैसे कि प्लाज्मिड है, कॉस्मिड है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ये। तो आप लिख सकते हो कि प्लाज्मिड, कॉस्मिड, प्लाज्मिड, कॉस्मिड और आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच एम्ब्रियोनिक लेयर फॉर्म्स द नर्व सेल्स? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? नर्व सेल्स जो होता है वो एक्टोडर्म से डिराइव होते हैं। नर्व सेल का पूछा है तो एक्टोडर्म फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो होता है वो है, लिख लो कहीं पे, मैसेटर मसल जॉ के अंदर होता है, जॉ में। यही मसल का नाम है। नेक्स्ट टाइम आपसे मसल का नाम भी पूछ सकते हैं तो लिख लेना। यहाँ पे होगा जॉ। नेक्स्ट पे चलते हैं। डाइजेशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कंप्लीट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, स्टमक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ठीक से कवर कर लेना। इनमें से कौन सा है जो स्पेंड किया जाता है एक्सहेलेशन में? मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल? तो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल। नेक्स्ट पे चलते हैं। सी फ्लाई एक वेक्टर के जैसे काम करता है किस पैरासाइट में? पी विवैक्स, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, लीशमैनिया डोनोवानी या फिर एंटमीबा हिस्टोलिटिका? तो सी फ्लाई जो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस और स्लीपिंग सिकनेस इसी से रिलेटेड है। स्लीपिंग सिकनेस लिख सकते हो आप, स्लीपिंग सिकनेस। और लीशमैनिया डोनोवानी जो होता है ये काला आजार, लिख सकते हो आप कि लीशमैनिया डोनोवानी कॉज काला आजार पूछा गया है काफ़ी बार, ठीक। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है लास्ट वाला, ये अमीबिक डिसेंट्री भी इसको बोलते हैं, अमीबायोसिस कॉज करता है। ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका अमीबायोसिस कॉज करता है, अमीबिक डिसेंट्री। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बता दिया है कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओव्यूलेशन ऑकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो यहाँ पे LH आपने सुना होगा, ये नहीं होगा। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे LH का फुल फॉर्म लिख लो कहीं पे, ठीक से पढ़ाई करोगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की तो आपको पता होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक, ये इन्फ्लुएंस करता है। LH सर्च पता होगा। द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द ह्यूमन फीमेल इन ओवेरी, ओविडक्ट, यूटेरस या फिर सर्विक्स? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब में। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में टेक्स प्लेस होता है। दैट लिंक्स एन ओवेरी टू द यूट्रस। तो दिया नहीं है यहाँ पे कहीं भी फैलोपियन ट्यूब, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओविडक्ट। ओविडक्ट लिखो या फैलोपियन ट्यूब लिखो, फैलोपियन ट्यूब। अगले पे चलते हैं। स्ट्रक्चरल, यहाँ पे ये लिख लेना 48 ना, हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ DNA क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसोम या पॉलीन्यूक्लियोटाइड? तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है मीन्स मोनोमर पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो न्यूक्लियोटाइड होगा। और न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम है कि DNA जो रैप्ड होता है अराउंड द हिस्टोन्स,
वो होगा न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोसाइड दिया है ये, इसमें फॉस्फेट अगर है, इसके साथ अगर फॉस्फेट है तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, तो ये बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। और उनका जब पॉलीमराइजेशन होता है तो वो क्या बनाते हैं, आरएनए या डीएनए। इसको आप एक चार्ट के तरीके से बना लेना, ऐसे बनाना कि न्यूक्लियोसाइड है प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट मेक्स न्यूक्लियोटाइड, और उसके बाद यहाँ पे पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, और फिर ये फॉर्म करेगा आरएनए या डीएनए। चलते हैं अगले पे। हु फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो हक्सली, हैकल, लीनियस या लैमार्क। तो लीनियस ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था बाइनोमियल सिस्टम, ये सब जानते हैं। 1751 में उनका काम था स्पीशीज प्लेंटारम, 1753 में फर्स्ट। और यहाँ पे क्या होता है कि आपने सुना होगा, जैसे लिखा होता है पैंथेरा टाइग्रिस, ऐसे। तो जो पहला है ये जीनस है, जो दूसरा है वो इटैलिसाइज्ड यानी थोड़ा तिरछे तिरछे रहता है, तो वो होगा स्पीशीज़, उसको बोलेंगे। सेकंड वाला स्पीशीज़ है। तो कभी ऐसे आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जीनस है, इनमें से कौन सा स्पीशीज़ है। याद रखना ये पहला जीनस है और ये जो इटालियन फॉर्म रहता है, इटैलिसाइज्ड रहता है, उसको बोलेंगे स्पीशीज़। डिफरेंस याद रखना। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, लीनियस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, डिजीज़ पायरिया कॉज होता है बाय विच प्रोटोजोन पैरासाइट। तो पायरिया ऑल्सो नोन एज, कहीं पे लिख लेना, पीरियडोडोंटाइटिस, इसे ये भी बोलते हैं, ठीक। हाँ, तो पीरियडोडोंटाइटिस ऐसा करके आप प्रोनाउंस कर सकते हो। इट इज़ कॉज्ड बाय एंटामीबा जिंजीवालिस होता है, यहाँ पे दिया नहीं है तो ये भी लिख लो, caused by this disease caused by entamoeba, ये स्पेलिंग है entamoeba gingivalis, gingivalis ये है। और बैक्टीरिया है, ये भी जान लो, कई बार पूछते हैं कि इनमें से वायरल कौन सा है, क्या कौन सा है, तो बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल। तो यहाँ पे एंटामीबा जिंजीवालिस दिया नहीं है तो हम हिस्टोलिटिका के साथ जाएंगे पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रा के अंदर जो निमैटोसिस्ट है वो हेल्प करता है अट्रैक्टिंग प्रे, पैरालाइजिंग प्रे, कैचिंग या उनको डिटेक्ट करने के लिए। तो हाइड्रा के अंदर जो नाइडीरियन है, नाइडोसाइट कंटेन करते स्ट्रक्चर, उनको बोलेंगे निमैटोसिस्ट। कंटेन करता है पॉइजन जो पैरालाइज कर देता है प्रे को डिफेंस के लिए। तो पैरालाइजिंग प्रे इसका काम है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सिस्टी सर्कस लार्वा, ये जो है लार्वा ऑफ टेपवार्म है, टेपवार्म है, और टीनिया सोलियम। तो सी, और जो बाकी दिया है उनको थोड़ा सा शॉर्ट नोट अलग से बना लेना, जैसे लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया, राउंड वार्म, इन पे एक दो लाइन आप नोट्स बना लेना, क्योंकि दिया है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स सुना होगा आपने, अगर आप के ड्रामा देखते हो तो वहाँ पे एक सीन था, बहुत फ़नी सीन था वहाँ पे, लेकिन पता होना चाहिए, बहुत पहले से आप पढ़ते भी आ रहे होगे। आर्कियोप्टेरिक्स एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रेप्टाइल मैमल के बीच में, पाइसेस एम्फीबियन के बीच में, रेप्टाइल एप्स के बीच में, या फिर एम्फीबियन रेप्टाइल्स के बीच में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रेप्टाइल्स और एप्स के। डायनासोर जैसा बर्ड होता है, आपने देखा होगा, तो रेप्टाइल और बर्ड्स। एप्स बर्ड सेम ही है। एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, कोरियन, एलेंटॉइस, एमनियन, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा एलेंटॉइस, ठीक। जो कोरियन है ये क्या करता है, गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, लिख लेना।
एक्सचेंज में हेल्प करता है। और एमनियन जो है ये प्रोटेक्शन में काम आता है। और जो एलेंटॉइस है ये न्यूट्रिएंट एक्सचेंज में, वेस्ट रिमूवल में काम आता है। अगला देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन एंड फैट इनटू ग्लूकोज इन द लिवर इज कॉल्ड एज। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बोला है प्रोटीन और फैट इनटू ग्लूकोज। तो ये देख लेते हैं, बोला है ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये क्या होता है, ये होता है कि ग्लाइकोजन जब टूटे ग्लूकोज के अंदर, तो ये तो होने से रहा, लिख लेना कि ग्लाइकोजिनोलिसिस डैश करके व्हेन ग्लाइकोजन ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज। ये हो गया पहला। लाइपोजेनेसिस क्या है, यहाँ पे लाइपोजेनेसिस सिंथेसिस ऑफ लिपिड ऑकर्स इन लिवर, लिख सकते हो आप डैश करके कि यहाँ पे सिंथेसिस होता है लिपिड का लिवर के अंदर। और एक होता है इसी में लाइपोलाइसिस, ये भी आप लिख सकते हो लाइपोलाइसिस। ये क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक, नेक्स्ट है कि ग्लाइकोजिनेसिस, ये क्या है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होगा फ्रॉम ग्लूकोज। इतना हमने देखा। और ग्लूकोनियोजिनेसिस ये क्या है, यहाँ पे जो प्रोटीन और फैट है वो ग्लूकोज में चेंज होंगे लिवर में। बोला क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन एंड फैट इनटू ग्लूकोज, इसीलिए 56 का सी सही है, लिख लो। जितना आपको बताया है ध्यान रहे, उनको मैच द फॉलोइंग के तरीके से क्वेश्चन अगर बहुत टफ बनाने के लिए कोशिश करेंगे तो बना सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए, जैसे ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनेसिस। इन तीनों को एक साइड लिखेंगे लिस्ट 1 और इधर लिस्ट 2, इनका जो डेफिनेशन है, फिर कहेंगे मैच करो। और वहाँ पे एग्जाम में स्ट्रेस बहुत हाई रहता है, तो जैसे ये ग्लाइकोजिनोलिसिस और लाइसिस का मतलब टूटना होता है, तो इससे आप समझ सकते हो। फिर ये ग्लाइको, ये सेम जैसे लग रहा है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नोट्स बना के, और जब भी नोट्स बनाया करो इस तरीके कन्फ्यूजिंग वाले में, तो लिख लेना ऊपर कन्फ्यूजिंग टर्म्स ऐसे लिख के, फिर ऐसे करके जब आप ऐसे बनाते हो नोट एक बॉक्स में इधर, तो आप जो क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं उसी के पैटर्न पर आप नोट्स बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको बाद में उसका बेनिफिट देखने मिलेगा। इसलिए नोट मेकिंग अपने आप में एक आर्ट है, उसको सीख लो। सी नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये क्लास 9th का है या उससे भी पहले का होगा, तो इसका कोई ख़ास मतलब बनता नहीं है। ये हम रटते आ रहे हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और वो सुसाइडल कौन है, तो वो तो आप बता दोगे, लाइसोसोम था जहाँ तक याद है। तो क्रोमोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, वाल्डेयर ने क्वाइन किया था टर्म क्रोमोसोम 1888 में। ये कहीं आप लिख लो, 1888 में वाल्डेयर ने टर्म क्वाइन किया था। डार्क स्टेन रॉड स्ट्रक्चर देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा सटन और बावेरी ने, लिख लो सटन और बावेरी। इसी में आगे जब डिस्कवरी बढ़ती गई तो सटन एंड बावेरी डिस्क्राइब्ड क्रोमोसोम, इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि क्रोमोसोम तो मैसेंजर ऑफ हेरिडिटी है, लिख लेना, पूछ सकते हैं कभी ना, मैसेंजर ऑफ हेरिडिटी है। चलते हैं अगले पे, क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने देखा था, ये भी पूछ लेते हैं। फर्स्ट सीन बाय हॉफमीस्टर, लिख लो हॉफमीस्टर। यहाँ पे क्रोमोसोम फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, आंसर क्या होगा, आंसर होगा वाल्डेयर। चलते अगले क्वेश्चन पे, कयास्माटा फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था, आपने ये सुना होगा बचपन से, जय माता दी एक स्लोगन है। तो यहाँ पे ये है MATA, ये है DI, और ये ट्रिक है भूलने से रहा, ठीक। और जो एक पूरा सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस पूछा गया है कई बार, उसको भी बताया था कि लिज्जत पापड़
दिया। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और ये डाइकाइनेसिस है डिप्लोटीन। तो ये है सीक्वेंस। इसको आप जो प्लेलिस्ट है, अगर आपने देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट है 7000 वाला, जूलॉजी का भी है, बॉटनी का भी है। तो ये जूलॉजी वाले में आएगा। तो वहाँ पे आप देखोगे ऐसे क्वेश्चंस कराए गए हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीटेड हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 59 डी। डी। बायो पढ़ते वक्त जितना हो सके उतना शॉर्ट ट्रिक, नेमोनिक्स, नेमोनिक्स मतलब अभी जो आपको बताया नेमोनिक्स, और जाके कुछ आर्टिकल्स पढ़ लेना कि साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स पढ़ लेना। जैसे मेमोरी पैलेस क्या है, मेमोरी पैलेस, और चेन ऑफ थॉट होता है, और ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ होते हैं जिनके थ्रू एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं उस तरीके से। और जब भी पढ़ाई करने आप बैठो 45 मिनट से ज़्यादा मत बैठना। कोई कितना भी कहे 12 घंटे पढ़ लिया, 11 घंटे पढ़ लिया, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही गलत है। क्योंकि अगर हम न्यूरो साइंस की मानेंगे तो वहाँ पे 45 मिनट्स, कुछ लोग तो बोलते हैं कि आजकल अटेंशन स्पैन शॉर्ट्स और रील्स इन सब की वजह से काफ़ी कम हो गया, तो बेटर होगा 30 मिनट कर लो, जैसे आपको सूट करे। 45 मिनट के बाद आपका माइंड उस स्पीड से, उस अच्छे से जो होता है ना, प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं रहती है। तो 5 मिनट का अगर आप ब्रेक लेते हो तो उस फोकस में वर्सेस जो इंसान लगातार 3-4 घंटे बैठा हुआ था उसमें काफ़ी फ़र्क देखने मिलता है। इसलिए ब्रेक को इम्पोर्टेंस देना होता है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि 5 मिनट का ब्रेक 50 मिनट में कन्वर्ट हो गया, ऐसे ठीक नहीं है। तो फ्री टाइम में एक अच्छी हॉबी आप बना सकते हो कि साइकोलॉजी के आर्टिकल्स जाके गूगल पे मिल जाएगा, फ्री में ही पढ़ लिया करो। जैसे हाउ टू मेक नोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ आपको मिल जाएंगी। बाय विच मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डोमिनेंट कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन F1 हाइब्रिड। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि सेग्रीगेशन है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इनमें से सभी के सभी। क्या बोला है? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डोमिनेंट है। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन होगा। ईच गैमेट रिसीव ओनली वन एलील फ्रॉम ईच पेरेंट, पहला। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स, दिस इंक्रीज ऑकर्स इन बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, या सभी के सभी। तो यहाँ पे सभी के सभी है, ठीक। बैक्टीरिया भी है, यूनिसेलुलर एल्गी भी है, अमीबा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अमीबा इज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या क्रिएटिनिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? अमोनिया है। हाइड्रा में ठीक, सही है, हाइड्रा में, और इसमें भी अमोनिया है। सेल एब्सेंट होते हैं इन द गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रा। कौन से? न्यूट्रिटिव सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स, ग्लैंड सेल्स, नर्व सेल्स। तो यहाँ पे सेल एब्सेंट होते हैं। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। कभी स्टेटमेंट बेस्ड लिखा है कि सेल यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो गलत होगा, इसको आप लिख सकते हो अपने कॉपी में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? कौन से सेल्स हैं? स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। ध्यान रहे, कई बार अगर ऑप्शन में ये लिखा है नाइडोब्लास्ट, तो ये नहीं कि वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाए, दोनों एक ही है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नाइडोब्लास्ट, स्टिंगिंग सेल, ठीक, दोनों एक ही हैं। तो दोनों में से कोई भी लिखा मिले, सही यही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कीमो रिसेप्टर इन पाइला, ऑस्ट्रेडियम, रेडुला, स्पाइरिकल या टीनिडियम। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेडियम है। और ये तो टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और पाइला दिया है तो मॉलस्का से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे अगर आपने बीएससी में ठीक से पढ़ाई करी है तो वहाँ पे आपको मिला होगा, प्लस पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बेसिक्स, लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाते हैं यहाँ पे। तो जैसे वो टॉर्जन और वो फूट, वो सब, और इनके एग्जाम्पल्स, तो थोड़ा मॉलस्का को, एनिमल किंगडम के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको, सब टॉपिक्स काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो अपने आप में एनिमल और प्लांट किंगडम, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। दोनों को कभी मिस करके एग्जाम में मत जाना। करेक्ट आंसर इसका होगा ए, ऑस्ट्रेडियम। स्कल ऑफ द फ्रॉग इज़, कैसा होता है?
ट्राइकॉन्डाइलिक, मोनोकॉन्डाइलिक, डाइकॉन्डाइलिक या पॉलीकॉन्डाइलिक। यहाँ पे जो स्कल है वो होगा डाइकॉन्डाइलिक। मोनोकॉन्डाइलिक क्या है? रेप्टाइल्स और बर्ड्स, लिख लो कहीं पे, रेप्टाइल्स और एप्स। चलते हैं अगले पे। हिपैरिन सिंथेसाइज्ड होता है, वहाँ पे करेक्ट आंसर आपको भी बता दिया, फिर से बता देते हैं। 65 में सी होगा, डाइकॉन्डाइलिक। स्कल ऑफ द फ्रॉग इज डाइकॉन्डाइलिक। और मैमल और एम्फीबियन का भी लिख लो, क्योंकि कई बार मैमल का बहुत पूछता है। मैमल एंड एम्फीबियंस, इन दोनों का ही डाइकॉन्डाइलिक है। कॉपी में अच्छे से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिपैरिन सिंथेसाइज्ड होता है किस में? लिवर में, किडनी में, सैलिवरी ग्लैंड्स में या पैंक्रियाज में? तो हिपैरिन एक एंटी कोगुलेंट ऑफ ब्लड है, यही अपने आप में एक क्वेश्चन है। ब्लड है। प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, प्रोड्यूस्ड स्टोर्ड इन द लिवर एंड ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द मास्ट सेल और बेसोफिल, लेकिन प्राइमरीली लिवर में होता है, तो इसलिए 66 का ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि नर्व सेल्स डू नॉट डिवाइड बिकॉज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? तो सेंट्रोसोम। फैक्चुअल सा क्वेश्चन था। विच फॉर्म ऑफ आयरन इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन? HB मतलब हीमोग्लोबिन। मॉलिक्यूलर फॉर्म, पॉलीमर फॉर्म, आयरन, ये फॉर्म या फिर ये वाला फॉर्म? तो देखते हैं यहाँ पे जो Fe++ होता है ये फेरस है और इसी फॉर्म में रहता है, फेरस फॉर्म में। कभी अगर ऑप्शन में ये ना लिख के ये लिखा है फेरस, तो फेरस होगा। विश बोन इज़ द नेम ऑफ फर्कुलम, कील, सिंसैक्रम या कैवरॉन बोन? तो विश बोन या फर्क्यूला सेम है। और जो ये है कैवरॉन बोन, ये क्या है? रेप्टाइल्स में, डायनासोर्स में, कंगारू में, मैंटीस में देखने मिलता है, इसको आप लिख सकते हो कहीं पे। और सिंसैक्रम क्या है? ये बर्ड्स में, डायनासोर्स में देखने मिलता है, बर्ड्स एंड डायनासोर्स। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लिखो। ये तो यही हो गया पहला, छोड़ दो इसे। सिंसैक्रम ये जो है बर्ड्स और डायनासोर्स, और जो ये बोन है ये देखने मिलता है रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, कंगारू और मैनेटीज, जो ग्रासहॉपर से ऐसा दिखता है, मैनेटीज। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। चीक बोन्स इन ह्यूमन इज? ज़ाइगोमैटिक्स, लैक्रिमल्स, मैक्सिली या टेम्पोरल? तो चीक बोन्स ऑल्सो कॉल्ड एज ज़ाइगोमैटिक बोन्स, पहला ही सही है। तो इसका मतलब बोन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अगला क्या है? इनमें से कौन सा क्रेनियल नर्व है दैट रेगुलेट द हार्ट बीट? एक पूरा चार्ट है, मुझे मिलता है तो मैं एडिट करके यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, आप देख लेना। तो उसको आप नोट अच्छे से बना लेना। पूछा कौन सा है कि इनमें से कौन सा हार्ट बीट रेगुलेट करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वां नंबर, 10th, वेगस नर्व जिसको बोलते हैं, इसीलिए फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाइपोफाइसिस ऑल्टरनेटिव नेम है किसका? तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी बी सही है। थाइमस ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड एज टी सेल्स, टी सेल्स। और पीनियल ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड एज एपीफाइसिस, लिख लो, एपीफाइसिस सेरिब्राई, सेरिब्राई। ठीक, यानी जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहाँ पे जो कॉमन नेम्स हैं उनका एक कॉलम बना के याद कर लेना, कॉमन नेम्स, क्योंकि यहीं पे आप देख रहे हो कि कैसे हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक साथ देखे। जैसे हाइपोफाइसिस का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है?
pituitary gland also called as hypophysis, thymus gland also called as T cells, pineal gland also called as epiphysis cerebri। 3 है और ध्यान रहे इन तीनों को हम लिस्ट 1 और लिस्ट 2 करके मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्योंकि जब एप्लीकेंट्स का नंबर ज़्यादा रहता है तो कंपटीशन हाई रहता है, तो क्वेश्चन का लेवल भी हाई रहता है, तो वहाँ पे आपको 1 लाइनर क्वेश्चन देखने बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं। पहले से ही उस तरीके के क्वेश्चन को प्रिपेयर करके रखें तो बेटर होगा। करेक्ट आंसर आपको बता दिया यहाँ पे 72 का बी होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑल ऑफ देम आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट, किसको छोड़ के। तो सबसे पहले लिख लो, सेम तरीके से लिखना है, ऐसे छोटा सा बॉक्स बना लो, उसमें लिखो कि जो स्पर्मेटिड्स हैं ये क्या है, ये है 1C हैप्लॉइड है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड्स हैं ये क्या है, ये टेट्राप्लॉइड है 4C, टेट्रा मतलब 4, 4C। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉयड होते हैं, ये आप कहीं लिख सकते हो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉयड इन नेचर। स्पर्म क्या है, ये क्या है, ये हैप्लॉयड इन नेचर। सेकेंडरी oocyte क्या है, ये हैप्लॉयड इन नेचर। तो जो अभी बोला है आप पॉज करके अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक। मैं रिपीट कर दे रही हूँ, बोल रहे हैं आप लिख लेना। स्पर्मेटिड्स हैप्लॉयड होते हैं 1C, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स टेट्राप्लॉयड होते हैं यानी कि 4C, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होते हैं, स्पर्म हैप्लॉयड होता है, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉयड होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बोला है सभी के सभी हैप्लॉयड है, किसको छोड़ के। तो अभी आपको बताया कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये तो टेट्राप्लॉयड होते हैं, तो ये कहाँ से हैप्लॉयड हो जाएंगे, इसलिए डी सही है, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्लास्टुला लैक्स, ब्लास्टोमियस, ब्लास्टोडर्म, ब्लास्टोसील, ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टुला जो है वो है क्या, ब्लास्टुला ये एक हॉलो स्फीयर ऑफ सेल्स होता है, और इसी हॉलो स्फीयर ऑफ सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोडर्म क्या है, ब्लास्टोडर्म होता है, ये क्या है, ये है लेयर्स ऑफ ब्लास्टोमियर्स, लिख लेना लेयर्स। ब्लास्टोसील क्या है, ये है इनर फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और ब्लास्टोपोर क्या है, ओपनिंग ऑफ आर्केंटेरॉन की ओपनिंग को ब्लास्टोपोर बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। इसी की कमी होती है, पूछा है ब्लास्टुला लैक्स, पूछा है कि ब्लास्टुला लैक्स, तो ब्लास्टोपोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लिपर्स ऑफ सील्स आर मॉडिफाइड, तो मॉडिफाइड 4 लिम्स होते हैं, ये फिन, गिल्स, हिंड लिम्स नहीं होते, 4 लिम्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन इज विजडम टूथ इन मैन, तो 3rd मोलर, 2nd मोलर, 1st मोलर, 2nd प्री मोलर। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 3rd मोलर ऑल्सो कॉल्ड एज विजडम टूथ 17 और 21 की उम्र में, 17 से 21 में देखने मिलता है, तो 76 का पहला ही सही हो गया 3rd मोलर। अच्छा ये 1st मोलर क्या होता है, फर्स्ट ये होता है 6 साल की एज में जो दांत आते हैं वो। 2nd क्या है, 2nd मोलर होता है एज 12 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ये, बाकी आप ध्यान रखना। मिसिंग लिंक इवोल्यूशन में उसको हम क्या बोलेंगे, इनमें से कौन सा है, पेरीपेटस, लैमुलस, स्फेनोडॉन, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स दिख रहा है आपको, तो रिकॉल तुरंत कर लो कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स यानी एप्स, इसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक। देखते हैं 77 मिसिंग लिंक पूछा है। सबसे पहले तो डिफरेंस समझो, एक होता है मिसिंग लिंक, एक होता है कनेक्टिंग लिंक। जब कनेक्टिंग की बात हो सकता है आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले, तो वो अलाइव होते हैं, वो मरे हुए नहीं होते हैं, जीवित होते हैं, तो ये डिफरेंस है, ठीक, मिसिंग लिंक में और कनेक्टिंग लिंक में। तो पूछा है कि मिसिंग लिंक बता दो, तो ये मरे हुए से मतलब ही हो गया कि आर्कियोप्टेरिक्स तो कहाँ वो डायनासोर और कहाँ आज का टाइम, तो इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा इनको डिटेल में देख लेते हैं। और कनेक्टिंग लिंक का जो क्वेश्चन होता है वो कई बार पूछा गया है, तो लास्ट मिनट रिवीजन प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको कनेक्टिंग लिंक का पूरा एक वीडियो ही बनाया था एक बार, और वहाँ पे आई गेस ट्रिक भी बताया था कि याद कैसे करेंगे। तो शॉर्ट नोट आप बना सकते हो और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में डेफिनेटली देखने मिलेंगे। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पे
पेरिपेटस की बात करूँ तो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। लैमुलस और नियोपिलीना दिया नहीं है, एक होता है नियोपिलीना, वो होता है एनेलिडा और मोलस्का, इसके बीच का लिंक होता है। और लैमुलस क्या है, ये क्या है, ये है एक लिविंग फॉसिल। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि ये तो फॉसिल है बट लिविंग फॉसिल है। तो अगर पूछे एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल और वहाँ पे लैमुलस दिया हो और आपने ठीक से पीवाई को सॉल्व नहीं किया है तो दिक्कत होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो बात हुई कि लैमुलस एक लिविंग फॉसिल है, यही अपने आप में एक क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी है कि ये एक किंग क्रैब है। अगर ये पूछे कि इनमें से कौन सा किंग क्रैब है तो लैमुलस। स्फेनोडॉन क्या है, ये क्या है, ये छिपकली के जैसा लिजार्ड लाइक लिविंग फॉसिल है, ये भी लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल। ऑर्डर क्या है, रिंकोसिफेलिया। तो हो गया 77 का डी, और वो सब अपने आप में एक एक क्वेश्चंस थे। अगला है कि समटाइम्स अ सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूसेस मेनी सेकेंडरी इफेक्ट्स, उसे हम क्या बोलेंगे। तो समटाइम्स ऐसा अगर हो तो उसको हम प्लियोट्रॉपी बोलेंगे। और ये टीजीटी का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीजीटी का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फिर मैं आपसे बता दे रही हूँ कि जो प्लेलिस्ट बना हुआ है पीजीटी का, अभी तो सिर्फ एक ही पेपर सॉल्व किया है यूपी का 2021 का, और जो टीजीटी है उसका 4 पेपर सॉल्व किया है। तो उसका प्लेलिस्ट आप देख सकते हो अगर आपने देखा नहीं है, और वहाँ से नोट्स बना लेना, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये प्लियोट्रॉपी हो गया। और समटाइम्स अ सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूसेस मेनी सेकेंडरी इफेक्ट, उसको बोलेंगे प्लियोट्रॉपी। और होमोटॉपिक कनेक्टिविटी होती है बिटवीन मिरर एरियाज ऑफ द ब्रेन हेमिस्फीयर। ये तो हो गया, बी सही है। यूवी रेज, एक्स रेज, आर रेज, ये कुछ रेज दिए हुए हैं। पूछा है कि आर, तो जहाँ कहीं आपको क्वेश्चंस में दिखे ओनली तो थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। बोला है कि ओनली म्यूटाजन, ओनली माइटोजेनिक, ओनली कार्सिनोजेनिक, या बोथ म्यूटाजेनिक और कार्सिनोजेनिक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है, इसे हम इससे एलिमिनेट भी कर सकते थे, ये होगा कार्सिनोजेनिक। माने इसका मतलब होगा कि डीएनए म्यूटेशन कैन लीड टू कैंसर। ये आप नोट में अपने नोट कर सकते हो कि कार्सिनोजेनिक मीन्स डीएनए म्यूटेशन कैन लीड टू कैंसर। कभी पूछ ले कि डिफाइन ही कर दो तो क्या करोगे। तो ये हो गया डी, दोनों होगा। म्यूटाजेनिक मतलब, म्यूटा का मतलब हो गया म्यूटेशन, तो म्यूटेशन इन डीएनए, दोनों चीज़ें सही हैं, म्यूटेशन इन डीएनए। तो ये हमारा हो गया डी आंसर करेक्ट। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉट प्रोसीजर यूज्ड टू डिटेक्ट डीएनए। बहुत ही ज़्यादा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न, वेस्टर्न या साउथ वेस्ट। तो सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए डिटेक्ट के लिए होता है, सदर्न। नॉर्दर्न क्या होता है, नॉर्दर्न इसको भी लिख लेना, आरएनए डिटेक्ट करने के लिए होता है। पूछ सकते हैं ना कि नेक्स्ट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉट प्रोसीजर इज यूज टू डिटेक्ट आरएनए, या फिर सेम चीज़ है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 आरएनए डीएनए, इधर नदर्न सदर्न ये सब ब्लॉटिंग लिख देंगे। और ऐसे आप बना सकते हो, ऐसे बॉक्स, और उसमें ऐसे करके नोट बना लेना। साउथ वेस्ट इसका क्या है, ये डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन, डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन से रिलेटेड है। और इसका तो मिला नहीं कहीं कुछ, सदर्न का मिला था डीएनए और नदर्न का मिला था आरएनए डिटेक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है, ठीक।
तो टोटल अब तक हमने 40 उस वीडियो में और 40 इसमें 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 120 है तो नेक्स्ट 40 रहेगा, उसके बाद 2018 कंप्लीट। फिर जो नेक्स्ट है वो हम करेंगे 2015 का सॉल्व कर लिया है, प्लेलिस्ट है जीआईसी का, अलग से आप देख सकते हो वहाँ पे, और 2018 का नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, और उसके बाद बचेगा 2021। ये 3 PYQ मिले हैं और इनको हमने अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।